डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसका आज हमारा 5th पार्ट है लेक्चर का, और इंशाल्लाह ये आखिरी होगा। आज हम इसको मुकम्मल करेंगे। हमने इसके सेक्शन 43 देख लिए थे, बहुत डेप्थ में देखे, एलस्ट्रेशंस के साथ देखे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको बताऊं कि एक एक्ट को जो है वो कंसेप्चुअली तौर पे कैसे पढ़ा जाता है। अब आप सिर्फ मेरे ये लेक्चर अगर 2-3 दफ़ा पढ़ लें तो समझ लें आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो तैयार है। मज़ीद यही आपको कहूँगा कि मेरे लेक्चर सुनने के बाद जो आपको पॉइंट्स अहम लगें वो उस सेक्शन में से निकाल के उसको हाईलाइट कर लें और उसको अपने तरीके से जो है वो मेमोराइज़ कर लें। इसके इंडेक्स को मेमोराइज़ कर लें। आपको पता होना चाहिए इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर हैं और वो चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह से वो सेक्शन ढूंढने में आपको जो है वो आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये कहता है 44 कहता है कि कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है, अगर कोई रिसीवर अपॉइंट करना है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और फिर उसका दूसरा ये कहता है कि वो रिसीवर के बारे में जो अपॉइंटमेंट राइट्स पावर ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी की सारी सीपीसी के तहत जो हैं वो देखी जाएंगी। तो सीपीसी का आई थिंक ऑर्डर जो है वो 40 है, 40 है या 41 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, वैसे जब हम सीपीसी गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे हम उसको क्लियर करेंगे। फ़िलहाल आप इसको सेक्शन 44 को उसके साथ मिला के एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। देखें, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया मैंने कोई सेक्शन जो है वो मिस नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि वो कहीं से भी आपको जो है वो पूछ सकता है। तो किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना। अगर कोई फ़र्ज़ करें हम एलएलबी में पढ़ते रहे हैं क्वेश्चन, तो अब वो उसकी कोई ना उसकी कोई गाइड है ना उसका कोई मटेरियल है, तो उसको स्किप नहीं करना, प्लीज़ उसको स्किप नहीं करना। उसका जो बेसिक टेक्स्ट है उसको आपने एक दफ़ा जो है वो ज़रूर पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन 44 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अच्छा ये देखें अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और इसको उससे ज़रा डील करें आप। सेक्शन 5E है शायद, जिसमें वो ये है कि कोर्ट अपॉइंटमेंट रिसीवर कर सकता है। तो वो पहले दिन से जो मैं बात कह रहा हूँ कि हर रिलीफ जो है वो सेक्शन 5 से जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं, सेक्शन 7 है ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज़, ठीक है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम इसको एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल 199 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसकी तर्ज पे है। ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो है वो अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, या अगर वो जो काम उसको एज़ पर लॉ करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हाई कोर्ट उसको जो है उसको एक डायरेक्शन जो है जारी कर सकती है कि वो काम करे या उस काम को करने से बाज रहे, ठीक है। द हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक एक्ट टू टर्न आर फॉरबॉर्न within the local limits ordinary original civil jurisdiction by any person holding a public office, whether of permanent or a temporary nature, or by any corporation or inferior court of the judicature, ठीक है, प्रोवाइडेड। अब इसमें कुछ शर्तें लिखी गई हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो ए है वो लोको स्टैंड आई की बात करता है कि सिर्फ वो बंदा सेक्शन 45 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है जिसकी प्रॉपर्टी या जिसका कोई पर्सनल राइट जो है वो इंजर्ड हुआ हो या इन्फ्रिंज हुआ हो। दूसरा ये है कि दूसरा जो बी है वो ये है कि वो इंजरी इस तरह से हुई हो कि किसी लॉ की वायलेशन हुई हो, ठीक है। किसी लॉ की वायलेशन में वो एक्ट जो है वो पब्लिक ऑफिसर ने या पब्लिक अथॉरिटी ने किया हो, दैट सच डूइंग आर फॉरबिडिंग is under any law for the time being in force clearly incumbent on such person of or court in his or its public character of such कॉरपोरेशन इन इट्स कॉरपोरेट करेक्टर। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो एक्ट वो कर रहा है या जो एक्ट उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो किसी लॉ के तहत वो कंपनी, वो आदमी, वो पब्लिक फंक्शनरी वो करने या न करने का पाबंद हो। सी ये है that in the opinion of such doing or forbearing is consonance to the rights and justice। और कोर्ट को ये भी लगे कि ये जो है वो किसी के राइट्स और जस्टिस का मामला है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको जो है सेक्शन 45 के तहत रिलीफ देगा।
दैट द एप्लीकेंट हैज़ नो अदर स्पेसिफिक एडवोकेट रेमडी। फिर ये है कि उसके पास कोई और रेमडी भी नहीं है उसके पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट, तो वो सेक्शन 45 के तहत आएगा। ठीक है। अच्छा जी, दैट द रेमेडी गिवन बाय ऑर्डर अप्लाइड फॉर विल बी कंप्लीट। और ये जो कोर्ट से अगर उसको रेमेडी मिल जाती है तो उसकी जो पूरी तरह से दाद रस्सी जो है वो हो जाएगी। अब एग्जेम्पशन क्या है इस पावर की? द मेक जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। फिर दूसरा ये है किसी सर्वेंट ऑफ स्टेट के अगेंस्ट भी कोर्ट जो है वो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। ठीक है। और कोई कोई एक्सप्रेसली जो लॉ जो है किसी भी लॉ के अगेंस्ट जाके हाई कोर्ट जो है सेक्शन 45 के तहत कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। अच्छा, आगे 46 उसका तरीक़ेकार बताता है कि 45 की एप्लीकेशन कैसे देनी है। वो कहता है वो बंदा जो है वो साथ में एक एफिडेविट भी लगाएगा, उसमें सारा अपना वो बताएगा, अपना कॉज ऑफ एक्शन बताएगा। ठीक है। और उस पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे उसमें जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी। सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी? शो शो काज वाई द ऑर्डर अप्लाइड फॉर शुड नॉट बी पेड। कोर्ट उस पब्लिक फंक्शनरी को ये कहेगी कि ये वाला काम है। ठीक है, ये आपने नहीं किया, या तो जो है वो आप इसकी वजाहत करें, या आप ये काम कर दें या ये काम करने से बाज आ जाएं, या आप इसकी वजाहत कर दें। ऑर्डर इन अल्टरनेटिव यही है कि कोर्ट उसको ऑप्शन देगी, शोकाज देगी, पहले उससे वजाहत तलब करेगी, उसको सुनेगी दूसरी पार्टी को कि भाई ये इसका कॉज ऑफ एक्शन है वो क्या है। फिर कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगी इन अल्टरनेटिव। उसमें ये होगा कि अगर तो आप ये काम इतने दिनों में इस तरह कर देते हैं कि मसलन आप इसकी प्रमोशन का इशू है, इसका मसला जो है वो आप हल कर दें तो ठीक है, बस सूरत दिगर आपके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर हो जाएगा। और नीचे 47 जो है वो प्रिम्पटरी ऑर्डर कि अगर वो कोई जवाब नहीं देता, वो जो इन अल्टरनेटिव कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो अब 47 के तहत कोर्ट वो ऑर्डर कर देगी, उसको कोई डायरेक्शन दे देगी और वो डिक्री कहलाएगी। जो कोर्ट ऑर्डर करेगी हाई कोर्ट, आगे सेक्शन 48 है वो कहता है वो डिक्री होगी और उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी होगी जैसे कि किसी दूसरी डिक्री की होती है। ये सेक्शन 48 है। कॉस्ट कौन देगा? सेक्शन 49 है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा जी, कोर्ट रिट ऑफ मैंडमस जो है वो जारी नहीं कर सकती। ठीक है, कोई ख़ास काम कहने का किसी पार्टी को कहने का कोर्ट हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है इस सेक्शन के तहत। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नथिंग नीदर द हाई कोर्ट नॉर एनी जज देयर ऑफ शैल हेयर ऑफ इशू एनी रिट ऑफ अमेंडमेंट। अच्छा, पावर टू फ्रेम रूल, हाई कोर्ट इसके फॉर टाइम टू टाइम जो है वो रूल्स भी बनाएगी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है एक दफ़ा इसको देख लिया। आगे है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिव रिलीफ जो है। ठीक है, ये प्रिवेंटिव रिलीफ ये देखें वो सेक्शन 6 और 5C जो है वो उसके तहत हमने पढ़ा हुआ है। उसको अगर हम उसको देखें तो वो कहता है प्रिवेंटिव सेक्शन 5 को वो कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन may be given by preventing a party from doing the that which he is under an obligation to not to do, कि वो कोर्ट किसी को कुछ करने से रोके। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इंजंक्शन यही नहीं है कि किसी को किसी से कोई काम करने से रोका जाए। ये भी हो सकता है कि किसी को किसी काम करने से रोका जाए और साथ में जो उसने पहले किया है उस यानी कुछ उसको करने का, पॉजिटिव करने का भी कहा जाए। मसलन एक शख्स को जो है कोर्ट कहती है, इंजंक्शन जारी करती है कि आपने इसके घर के सामने दीवार नहीं करनी, ये तो हो गया इंजंक्शन। और साथ में कोर्ट उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन क्या दे सकती है कि जो तुमने दीवार की है ना थोड़ी सी, उसको गिराओ। यानी मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब यही नहीं है किसी को किसी काम से रोकना, उसमें ये भी शामिल है कि कोर्ट किसी को कहने का कह भी सकती है, लेकिन वो जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो हमेशा जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होगा उस पर डिपेंडेंट होगा। अगर कोई कहे मैं अकेला मैंडेटरी इंजंक्शन का दावा कर लूँ तो वो नहीं होना, प्रोहिबिटरी के साथ मैंडेटरी का रिलीफ जो है वो क्लेम किया जा सकता है। होप आपने मेरी जो बात है उसको फॉलो कर लिया है। सेक्शन 52 है वो कहता है प्रिवेंटिव लीव, हाउ ग्रांटिव प्रिवेंटिव लीव इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन टेम्परेरी या परपेचुअल। सेक्शन 52 ये कहता है कि जी बाय वे ऑफ इंजंक्शन दिया जाएगा
और वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परपेचुअल भी हो सकता है। अब सेक्शन 53 टेम्परेरी का क्या कहता है, वो टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू अनटिल अ स्पेसिफिक टाइम, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, और अनटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जब तक कोर्ट का अगला ऑर्डर ना हो जाए, दे मे बी ग्रांटेड एट एनी पीरियड ऑफ अ सूट, किसी भी स्टेज पे ग्रांट किए जा सकते हैं, एंड आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और ऑर्डर 39 जो है उनसे जो है वो डील करता है। ये अभी मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, अभी जब हम नोट्स पढ़ेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जी टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो 52 उसकी टाइप्स बता रहा था कि टेम्परेरी भी हो सकता है, परपेचुअल भी हो सकता है। 53 ने टेम्परेरी इंजंक्शन को डिफाइन कर दिया। 50 अच्छा, इसी में परपेचुअल इंजंक्शन की डेफिनेशन है। परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय वे ऑफ डिक्री, यानी डिक्री की सूरत में ग्रांट किया जाएगा, मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द, दूसरी पार्टी को सुन के और मेरिट पे, ठीक है। द डिफेंडेंट इज हियर बाय परपेचुअली enjoined फ्रॉम असर्शन ऑफ आर राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट, और इसमें परमानेंटली डिफेंडेंट को, ऊपर तो ये था ना कि किसी खास वक्त तक के लिए उसको रोका जाएगा, लेकिन इधर ये था कि उसको परमानेंटली किसी काम करने से रोका जाएगा जो कि प्लेंटिफ के राइट्स के अगेंस्ट हो। ये सेक्शन 53 था, जिसने 52 ने टाइप्स बताई, 53 ने उन टाइप्स को जो है वो जो है वो डिफाइन किया। अब सेक्शन 54 क्या कहता है, वो कहता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। ऊपर तो हमने परपेचुअल इंजंक्शन की वो पढ़ ली ना, टेम्परेरी इंजंक्शन की उसने नहीं बताई ग्राउंड्स, उसकी रीजन केसेस क्यों, क्योंकि उसको डील करता है ऑर्डर 39, वो अभी हम देख लेते हैं। और जो जो 54 है, अब ये इसकी जो है वो ग्राउंड्स वगैरह बता रहा है। अब आप यहीं पे रुकें। अब मैं अच्छा 54 में सब्जेक्ट टू द अदर प्रिवेंशन है चैप्टर परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड to prevent the breach of an obligation existing in favor of the applicant whether expressly or by implication। जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही हो, ऑब्लिगेशन की ब्रीच हो रही हो, ऑब्लिगेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो अगर उसकी ब्रीच हो रही है तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, एक इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है और पार्टी को कह सकती है कि आपने ये ऑब्लिगेशन जो है इसको ब्रीच नहीं करना, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, सिर्फ आप एक दफ़ा बे टेक्स्ट को पढ़ लें। When such obligation arises for contract, the court shall be guided by the rules and provision herein contained in chapter 2 of this act। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर वो ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग टू सम कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो फिर चैप्टर 2 को फॉलो करना है। चैप्टर 2 क्या था, याद करें आप, द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाला जो पैरा है ना, इसका लिखने का मतलब ये है, फर्ज करें कि अगर सेक्शन 12 के तहत जो है, या उसमें सेक्शन 21 भी है, उसके तहत जो है एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, तो क्या परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए उसको लिखना पड़ा कि परपेचुअल इंजंक्शन अगर आपने देना है तो आपने वो वाले रूल्स भी फॉलो करने हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। हम जजेस में एक बात ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो हम मेन रिलीफ नहीं दे सकते पार्टी को, तो फिर हम उसको जो है वो कोई एंसिलरी या कंसिक्वेंट रिलीफ भी नहीं दे सकते। मसलन मेन रिलीफ उसका क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसके साथ उसका रिलीफ क्या है, इंजंक्शन का। तो भाई जब हम स्पेसिफिक मेन रिलीफ ही नहीं दे सकते, परफॉर्मेंस ही नहीं करवा सकते उसकी, तो उसके बारे में हम इंजंक्शन कैसे जारी करें? तो ये चीज़ जो है ना, ये समझने से तल्लक रखती है। अभी नोट्सों में ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा है ऑब्लिगेशन के बारे में। किसके बारे में? जब ऑब्लिगेशन की ब्रीच हो रही हो तब कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन दे सकता है। और दूसरा जो है, व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स आर थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ राइट टू और एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में उसको थ्रेट किया जाता है, उसके राइट्स के बारे में, तो उस वक्त भी परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो दिया जा सकता है। और अगर ये
ये वाली प्रोविजन निकल जाए तो हमारी सिविल लिटिगेशन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर कोर्ट में इंजंक्शन के दावे हैं और वो ये प्रॉपर्टी के बारे में ही है। इसने प्रॉपर्टी को ये कर दिया, इसने एलिनेट कर दिया, इसने ख़राब कर दिया। तो ये बेसिकली ये उसके बारे में, जहाँ पे वो थ्रेट कर रहा हो आपकी प्रॉपर्टी को, तो फिर आप कोर्ट में आते हैं इंजंक्शन लेने के लिए। अच्छा, वो इन्वेड कर रहा हो, थ्रेट कर रहा हो, तो फिर कोर्ट इंजंक्शन दे सकती है। आगे उसने वो 5 केसेस बताए हैं, वो हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने सेक्शन 55 तक देखे। अब प्लीज़ आप नोट्सों के ऊपर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। देखें, प्रिवेंटिव रिलीफ निकाल लें आप, इसकी रेलिवेंट प्रोविजन आ गई। अच्छा, हाउ टू ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ बाय वे ऑफ इंजंक्शन। देखें, गौर करें। अब आप अपने सेक्शन पे हाईलाइट करें इंजंक्शन को, कि वो अगर पेपर में पूछ लेता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे दिया जाता है, तो सेक्शन 52 कहता है बाय वे ऑफ इंजंक्शन दिया जाता है। प्रिवेंटिव रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन में बी गिवन, कैसे? बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी, ये अब वो 5C आ गया, बाय प्रिवेंटिंग ए पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। तो पार्टी को कुछ ऐसा करने से रोक दिया जाए जो कि वो ना करने की पाबंद हो। अच्छा, अब 4th हेडिंग है, इंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? जुडिशियल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इन्वेडिंग और थ्रेटनिंग टू इन्वेड द लीगल एंड इक्विटेबल राइट ऑफ अनदर पर्सन। इंजंक्शन से मुराद है कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर जिसके ज़रिए किसी को किसी दूसरे का राइट को इन्फ्रिंज करने से या किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से रोका जाता है। अच्छा जी, एक इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू प्रोटेक्ट वंस राइट्स स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये बड़ी अहम हेडिंग है, 6 बड़ी अहम हेडिंग है। देखें, ये आपको मैं समझा पाऊँ। टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, एक है विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर लाइफ, वो या टेम्परेरी होगा और या वो परमानेंट होगा। टेम्परेरी से सेक्शन 53 और ऑर्डर 39 ऑफ CPC डील करेगा, और परमानेंट इंजंक्शन के साथ सेक्शन 53 और 54 इसका डील करेगा। और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, वो मैंडेटरी भी हो सकता है और प्रोहिबिटरी भी हो सकता है। प्रोहिबिटरी तो ये है ना, मेन है कि उसको कुछ करने से रोका जाए, और मैंडेटरी ये है कि उसको रोकते रोकते कुछ करने का भी कहा जाए। तो ये मैंडेटरी इंजंक्शन है। होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन, ये स्पेसिफिक इंजंक्शन ग्रांटेड बाय एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैंने क्लियर करनी है। जो एड इंटरम इंजंक्शन होता है ना, जो पहली डेट पे फ्रेश सूट के साथ दिया जाता है, और जिसको हम कच्चा स्टे भी बोलते हैं, वो कोर्ट इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 के तहत कोर्ट देती है। और ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन की बात हो रही है ना, ये जब उसकी एप्लीकेशन का जवाब आ जाता है और उस जवाब के बाद हम जब एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं ना, तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन की होती है। होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। अच्छा जी, वो कहता है इंजंक्शन ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड और टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब उसकी एक वो मिसाल दे रहा है। मिसाल क्या है कि जनाब, इसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी आगे किसी को बेचना चाह रहा है, तो उसको रोका जाए। कोर्ट देखेगा, तो अगर उसने फ़र्ज़ करे उसका कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट वगैरह लगा हुआ है, तो कोर्ट जो है वो इंजंक्शन जारी कर देगी, और कोर्ट कहेगी कि डिफेंडेंट इज़ रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी or interfering in the possession till next date of hearing or till the final disposal of the suit, कि जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, टेम्परेरी है ना, तो वो उसको आगे जो है वो एलिनेट करने से बाज रहे। अच्छा, इसमें हमने टेम्परेरी इंजंक्शन पे हमने एक वो प्रोपोजिशन भी हम हल कर चुके हैं, जिसमें वो था एक पब्लिक फंक्शनरी है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब उसके बच्चों के पेपर हैं, तो वो स्टे लेने आया, तो कोर्ट क्या करेगा? तो उसमें आपने देखा होगा कि टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए मैंने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, अब वो भी आ गए हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने के कौन से 3 पैरामीटर हैं? प्रिमा फेशी केस, प्रिमा फेशी केस बनता हो। आप उस मिसाल को ही सामने ले लें कि उसके हक में पॉलिसी थी कि उसको 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा, तो फिर प्रिमा फेशी केस उसका बनता था। प्रिमा फेशी मीन ओनली आर्गुएबल केस, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कि उसमें उसका फ़ायदा है
और दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और इरेपरेबल लॉस कि अगर कोर्ट उसका वो नहीं देती, उसको वो रिलीफ नहीं देती, तो उसको नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। असूली तौर पे होना क्या चाहिए, टेम्परेरी इंजंक्शन की कोई 10-15 जो फ्रीक्वेंटली जो मसलन ये एप्लीकेशन आप कोर्ट्स में आती हैं, उस पर वो ऑर्डर आपको दिए जाएं और आप उन ऑर्डर्स को एक दफ़ा देख लें कि वो कोर्ट क्या प्रिंसिपल्स उसके ऊपर जो है वो लगाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सर्कमस्टांसिस फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। अच्छा, उसके अब सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, ये अब आप ऑर्डर 39 देखें। प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज आर एलिनेटेड बाय एनी पार्टी ऑफ द सूट। अच्छा, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि दावा करने वाला प्लेंटिफ भी दे, डिफेंडेंट भी दे सकता है। और किस ग्राउंड पे दी जा सकती है कि दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी को वेस्ट करना चाहती है, डैमेज करना चाहती है या फर्दर एलिनेट करना चाहती है। दूसरी ग्राउंड, प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन, या वो बंदा एग्जीक्यूशन से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। तीसरा, डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, या मूवेबल प्रॉपर्टी है और डिफेंडेंट थ्रेट कर रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, यो यहाँ इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। या एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की एप्रीहेंशन है। तो ये टेम्परेरी इंजंक्शंस की ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो दे सकता है। होप आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। आगे है टेन्योर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। आई थिंक कि 1 साल के लिए जो होता है, 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो खो जाता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, ये सेक्शन 2(2)(c) है मेरा ख्याल है ऑर्डर 39 का, जो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की बात करता है कि अगर वो कोर्ट का जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर वायलेट किया गया है इंजंक्शन का, तो फिर कोर्ट उसकी इन्फोर्समेंट के लिए उस पार्टी को फाइन भी कर सकती है, पनिशमेंट भी दे सकती है। अब हम चलते हैं परपेचुअल इंजंक्शन की तरफ। अब मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। सेक्शन 52 ने इंजंक्शन की टाइप बताई, उसने कहा कि वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परपेचुअल भी हो सकता है। सेक्शन 53 ने पहले टेम्परेरी इंजंक्शन को डिफाइन किया, हमने टेम्परेरी इंजंक्शन को ऑर्डर 39 के साथ मिल के पढ़ लिया, नोट्स भी देख लिए। उसके बाद सेक्शन 53 ने ही परपेचुअल इंजंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। वो हमने पढ़ा है कि जो बाय वे ऑफ डिक्री दिया जाता है, जो परमानेंट होता है और जिसके तहत डिफेंडेंट को कुछ करने से रोका जाता है, वो हमने पढ़ लिया 53 में। अब यहाँ पे आप दोबारा पढ़ें, हेडिंग 8 है और इसका मीनिंग है 53 में, इंजंक्शन ग्रांटेड बाय डिक्री मेड एट द हियरिंग और अपॉन द मेरिट ऑफ द केस एंड देयर बाय द डिफेंडेंट इज अच्छा जी permanently enjoined from assertion of a right or from commission of an act which would be contrary to the right of plaintiff। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल टच देता हूँ कि एक दावा दायर होता है हमारे पास, ठीक है। वो दावा किसी भी चीज़ का हो सकता है, फ़र्ज़ करें वो परमानेंट इंजंक्शन का ही दावा है, ठीक है। और वो परमानेंट इंजंक्शन के दावे में वो कहता है कि डिफेंडेंट को हमेशा के लिए रोका जाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस ना करे। और साथ में वो क्या करता है, उस परमानेंट इंजंक्शन के साथ क्या करता है, एक टेम्परेरी इंजंक्शन की भी एप्लीकेशन दे देता है कि जब तक इस दावे का फ़ैसला नहीं ना होता तब तक इसको इस दावे के दौरान भी वो प्रॉपर्टी में मेरे पोजेशन में इंटरफेरेंस करने से जो है वो रोका जाए। अच्छा, वो दरख्वास्त भी दे सकता है, दे देता है और पहली डेट पे कोर्ट से इस्तदा भी करता है एड इंटरम रिलीफ की। तो कोर्ट ने पहला उसको जो इंजंक्शन की सूरत में रिलीफ देना है, एड इंटरम इंजंक्शन, वो सेक्शन 151 के तहत देना है। फिर उसके बाद कोर्ट ने जब वो टेम्परेरी इंजंक्शन की दरख्वास्त का फ़ैसला जवाब ले लेना है, तो फिर कोर्ट ने एक दफ़ा जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन का फ़ैसला करना है और फिर उसमें लिखना है कि जी ये टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट इसको इंजंक्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। और फिर जब टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डिसाइड करने के बाद, इशू फ्रेम करने के बाद, दोनों पार्टियों के का एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, बहस सुनने के बाद जब कोर्ट फैसला करेगी तो बाय वे ऑफ डिक्री वो जो रिलीव देगी वो परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन होगा, वो डिक्री की सूरत में जो है वो जारी होगा। इंजंक्शन, अब आ जाएँ वापस, इंजंक्शन ग्रांटेड बाय डिक्री ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब वो हम चलते हैं सेक्शन 54, वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस हैं जहाँ पे कि वो दिया जा सकता है
परपेचुअल इंजंक्शन का रिलीफ दिया जा सकता है। A perpetual injunction may be granted to prevent the breach of an obligation existing in favor of the applicant whether expressly or impliedly। जहाँ पे एक ऑब्लिगेशन हो और वो उसकी ब्रीच हो रही हो, तो उसकी ब्रीच को रोकने के लिए कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। मसलन मैं आप एक मिसाल के साथ देखें, इसके अंदर ही मिसाल लिखी हुई है, ए लेट सर्टन लैंड टू बी एंड बी कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डिग लैंड, ए मे सू फॉर एन इंजंक्शन टू रिस्टेन बी फ्रॉम डिगिंग इन वायलेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। देखें, ए ने किराए पे दे दी अपनी दुकान किसको, बी को, और बी को ये कहा कि तुमने यहाँ पे ना वो नहीं करना, कोई खुदाई नहीं करनी। बी वो यानी अब जो वो बी है, या अगर ए ने ली है तो ए ने वो खुदाई शुरू कर दी, या बी ने किराए पे ली तो बी ने खुदाई में शुरू कर दी, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है, तो अब ए उठेगा और वो कोर्ट में जाके कह सकता है जनाब इसको रोकें, ये कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है। अच्छा, ये पहला था, किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इन्वेडिंग और थ्रेटनिंग टू इन्वेड प्रॉपर्टी, कि जब वो दूसरे की प्रॉपर्टी को इन्वेड कर रहा है और थ्रेटनिंग टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी द कोर्ट, यानी जब वो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस कर रहा है या उसके कब्जे में मुदाखलत कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को आगे बेचना चाह रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में वो कोर्ट उसको जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। दोबारा बता रहा हूँ, पहला ये था परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है, ठीक है, किसी ऑब्लिगेशन की ब्रीच हो रही है, और अब दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी को थ्रेटन है। बेसिकली वो टेम्परेरी इंजंक्शन और ये वाली ग्राउंड्स मिलती जुलती हैं, ठीक है, ये जाहिर बात है वही ग्राउंड्स होंगी। अच्छा जी, when the defendant invades or threaten to invade the plaintiff right to enjoyment of a property, तो उस सूरत में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन जारी कर सकती है बशर्ते, पहला ये है। वो अब उसने 5 केसेस बताए हैं जहाँ पे कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन जारी करेगी। वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी फॉर द प्लेंटिफ, जब ट्रस्टी, एक ट्रस्ट का ट्रस्टी बेईमान हो जाए, बददयानत हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच शुरू कर दे, तो फिर कोई को ट्रस्टी या बेनिफिशियरी उसके अगेंस्ट कोर्ट से इंजंक्शन ले सकता है कि ये जो ट्रस्ट है, जो इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है ट्रस्ट के साथ, ये उसकी वायलेशन जो है वो ना करे। ये पहली ग्राउंड थी परपेचुअल इंजंक्शन की। दूसरा क्या है, where the existing no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invader। देखिए, एक डेड पर्सन की पेंटिंग बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है ए ने बी के साथ, अब बी वो किसी और को आगे बेचना चाह रहा है, तो उसको तो जो लॉस होगा वो एक्चुअल डैमेज वो सर्टेन ही नहीं हो सकता, तो उस सूरत में भी इंजंक्शन दिया जा सकता है। अब आपको कुछ याद आया, ये वो सेक्शन 12 भी है, उसकी भी यही थी कि जहाँ पे एक्चुअल डैमेज जो है वो एक्चुअल डैमेज जो है वो सर्टन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी। तो यहाँ पे इंजंक्शन देने की बात है कि कोर्ट उसके बारे में इंजंक्शन भी जारी कर सकती है, ठीक है। सी, where the invasion is such that the pecuniary compensation would not afford adequate relief, ये उधर भी था। अच्छा, ये क्या है जी, कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रॉपर्टी बेचने का, अब बी जो है, ए जो है वो उस प्रॉपर्टी, या बी जो है उस प्रॉपर्टी को सी को फरोख्त करना चाहता है, तो ए को जो लॉस होगा उसकी पेक्यूनियरी कंपनसेशन उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, तो लिहाजा यहाँ पे भी इंजंक्शन दिया जा सकता है। उसके बाद है वेर इट इज़ प्रोबेबल दैट पेक्यूनियरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉड फॉर द इन्वेयर। अच्छा, जब कंपनसेशन जो है उसकी पेक्यूनियरी कंपनसेशन जो है उसको जज ही नहीं किया जा सकता वो कितनी है, या लेना ही पॉसिबल नहीं है कि पेक्यूनियरी कंपनसेशन ले ही ना नहीं जा सकती, तो उस सूरत में भी उसको कोर्ट इंजंक्शन जो है वो जारी कर सकती है। मसलन ए ने जो है वो बी की फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन साइनिंग उठा नहीं किए, पैसे ले लिए उससे। अब वो जो इस दौरान में ए इंसॉल्वेंट हो गया और उसका असाइनी मुकर्रर हो गया सी। असाइनी मुकर्रर होने से बाद एक मुराद ये है कि अब ए की सारी ऑब्लिगेशन सी ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो सी ने थ्रेट किया कि जी मैं तो ये किसी और की फेवर में इंडोर्स करूँगा, तो अब बी उसको सी को सू कर सकता है। क्यों भला? क्योंकि
क्योंकि उसकी परफॉर्म वो क्या कहते हैं कि जो कंपनसेशन है, पिक्यूनी कंपनसेशन तो इसलिए नहीं मिल सकती कि ए हो ही इंसॉल्वेंट गया है, ठीक है। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि सी को इस चीज़ से रोका जा सकता है कि वो किसी और के फेवर में उसको जो है वो इंडोर्स करे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ई ये है, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जहाँ पे कोर्ट को लगे कि अगर मैंने ये इंजंक्शन ना दिया तो एक नई लिटिगेशन शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो इंजंक्शन जो है वो जारी कर सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की तरफ, जो कि सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 55। देखिए मेरी बात सुनिए, परपेचुअल इंजंक्शन, जो परपेचुअल इंजंक्शन होगा ना वो मैंडेटरी इंजंक्शन होगा, ठीक है। और सॉरी, वो प्रोहिबिटरी इन नेचर होगा कि किसी को कुछ रोकने से रोका जाए, लेकिन प्रोहिबिटरी के साथ जो है वो मैंडेटरी भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी, दोबारा बता रहा हूँ। सेक्शन 52 ने कहा कि इंजंक्शन दो किस्म का है, एक उसने कहा परपेचुअल है और एक उसने कहा कि टेम्परेरी है। सेक्शन 53 ने टेम्परेरी और जो परपेचुअल इंजंक्शन जो था उसको डिफ़ाइन किया। फिर जो सेक्शन 53 में डिफ़ाइन किया परपेचुअल इंजंक्शन को, और 54 ने वो केसेस बताए जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। अब हम पढ़ने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस, तो उसमें है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ठीक है। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या है, ये बेसिकली वही परपेचुअल इंजंक्शन या इंजंक्शन जो है कि कोर्ट किसी को काम करने से रोकेगी। एन इंजंक्शन ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ये बेसिकली प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है, मैंडेटरी इंजंक्शन वो मैंडेटरी इंजंक्शन ही है या परपेचुअल इंजंक्शन ही है या परमानेंट इंजंक्शन ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी 55 में ना डेफिनेशन लिखी है, वो देखें आप। अच्छा, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन सेक्शन 55 है, एन इंजंक्शन ग्रांटेड बाय कोर्ट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये तो हो गया प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अभी तक हमने जो भी इंजंक्शन पढ़ा था वो प्रोहिबिटरी था। अब मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है, गौर कीजिएगा सेक्शन 55 के ऊपर और हेडिंग 10 के ऊपर। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज नेसेसरी to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing, the court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of, ये तो हो गया prohibitory injunction, and also to compel the performance of the requisite act, और कोर्ट उसको साथ में कुछ करने का भी कहे, तो जब कोर्ट उसको साथ कुछ करने का भी कहेगा तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन करवाएगा। और मैंडेटरी इंजंक्शन हमेशा जो है वो अकेला नहीं सॉर्ट किया जा सकता, वो प्रोहिबिटरी के साथ या परपेचुअल इंजंक्शन के साथ जो है वो क्लेम किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ कि जहाँ पे एक आदमी ने जो है परमानेंट इंजेक्शन ये मांगा है कि जी ये मेरे घर के सामने जो है ना दीवार ना करे, तो ये तो हो गया वो क्या कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। और साथ में कोर्ट उसको कहती है कि जो तुमने वहाँ पे थोड़ी सी दीवार बनाई है उसको भी गिराओ, तो उसको कहेंगे मैंडेटरी इंजंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं 56 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोपोजिशन भी आपको आ सकती है कि वो आपको एक जो है वो आपको बता दे प्रोपोजिशन, और फिर आपको कहे कि इस प्रोपोजिशन को सामने रख के तो आप बताएं कि इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ले जी, सबसे पहले जो केस है जहां इंजंक्शन नहीं ग्रांट हो सकता, टू स्टे द जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, मैं आई थिंक कि ये जो मैंने एलिस्ट्रेशन लिखी है इसमें स्टे का वर्ड हमेशा सुपीरियर कोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इंजंक्शन सेम कोर्ट देगी जिसका इख्तियार है, वो अगर दे रही है तो उसको इंजंक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक रही है तो उसको स्टे कहेंगे, ठीक है। तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को स्टे करने से मुराद ये है, टू स्टे जुडिशल प्रोसीडिंग से मुराद है कि कोर्ट बाय वे ऑफ इंजंक्शन, उसको इंजंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर किसी सुपीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है
अगर वहाँ से कोर्ट की लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग रुक रही है तो उसको हम स्टे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक है कि किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी नहीं हो सकता, ये वर्ड होना चाहिए था इंजंक्शन जारी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, मसलन इसकी कई मिसालें हैं हमारे पास कि कोर्ट जो है वो इंजंक्शन जारी नहीं, हम आपने देखा होगा एंड इन टर्म इंजंक्शन का हमने एक स्पेसिमेन बना लिया है, तो उसमें एक फ़िक्रा लिख दिया है, इट विल नॉट अफेक्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या मतलब कि भाई मैं इंजंक्शन ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन इस सेक्शन के तहत ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके तहत ये किसी भी प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेगा, किसी भी प्रोसीडिंग को जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम दूसरा चलते हैं। ये पहला था कि कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को या अपने बराबर की किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए इंजंक्शन जो है वो जारी नहीं कर सकती। टू स्टे प्रोसीडिंग ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, कोर्ट अपनी से बड़ी कोर्ट की भी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए स्टे जारी नहीं कर सकती, ठीक है। अंडरस्टूड है। तीसरा टीयर टू रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर कोई बंदा किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाना चाह रहा है तो उसको भी नहीं रोका जा सकता स्टे देने से। टू इंटरफेयर विद गवर्नमेंट अफेयर, गवर्नमेंट के अफेयर्स में भी मुदाखलत करते हुए जो है वो क्या कहते हैं इंजंक्शन जारी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टें मंगवाई कोर्ट से कि बताएं किस किस ने जो है वो रेलवे के ख़िलाफ़ इंजंक्शन दे रखे हैं, किस किस ने स्कूल्स के ख़िलाफ़ यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ स्टे दे रखे हैं। तो वो सारे रिपोर्ट लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ही ऑर्डर कर दिया कि भाई ये गवर्नमेंट का मामला है, तो ये सिविल कोर्ट जो है इसका इंजंक्शन जो है वो नहीं दे सकती, तो वो सारे जो है उनको वकेट कर दिया। तो गवर्नमेंट के अफेयर में मुदाखलत करने के लिए जो है वो इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता कि जी गवर्नमेंट एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ एनी डिपार्टमेंट, कि कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सेंटर गवर्नमेंट्स के फंक्शंस में इंटरफेयर करते हुए इंजंक्शन ग्रांट करे। टू स्टे प्रोसीडिंग इन एनी क्रिमिनल मैटर, ये भी नहीं हो सकता कि कोई फौजदारी को कार्रवाई रोकने के लिए कोर्ट स्टे जारी कर दे। टू प्रिवेंट, ये आपने अक्सर देखा होगा, आपको आना भी है ये, वो कहता है जी कि ये जो है ना मेरे खिलाफ जो है वो चेक जो है मेरा चेक चोरी हो गया है, तो अब ये उस चेक को मिस यूज़ ना करे और मेरे खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ना करवाए। तो वो ये वाली प्रोविजन है जो कहता है कि कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग क्रिमिनल मैटर को रोकने के लिए स्टे जारी नहीं कर सकता, ठीक है। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, लो जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही नहीं है सेक्शन 21 के तहत, तो फिर इंजंक्शन कैसे जारी होगा। तो ये वाली ग्राउंड भी बड़ी अहम है। टू प्रिवेंट एन एक्ट विच इज़ डाउटफुल टू बी अ नुएसेंस, एक ऐसा एक्ट जिसके बारे में ये डाउटफुल है कि ये नुएसेंस है कि नहीं, उसके बारे में भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूस ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज़ क्विस्ट, कंटिन्यूस ब्रीच हो रही है और वो जो एप्लीकांट है जो स्टे चाह रहा है वो उसने खामोशी इख्तियार की है उसमें, मसलन जहाँ पे एक ट्रेडमार्क था कई सालों से उसकी वायलेशन हो रही थी, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है कि एक प्रॉपर्टी फिर उसी को जो है वो सिर्फ उस नाम से वही पार्टी जिसका वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है वही काम कर सकती है, ठीक है। तो अगर कोई वो ट्रेडमार्क की वायलेशन हो रही है और पार्टी उस पर खामोश है, तो कंटिन्यूस बीच पे जब वो खामोश हो जाएगी तो फिर कोर्ट भी उस पर इंजंक्शन जारी नहीं करेगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल ऑफ एफिकेशियस रेमडी, कि जब पार्टी के पास एक एफिकेशियस रेमडी है तो फिर इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। अब आपको इंशाल्लाह पेपर में ये आ सकता है कि एक और ये रोज़ सिविल जजों के पास आते हैं कि वो कहता है जी कि ये प्रॉपर्टी है, इंजंक्शन का दावा करता है, वो कहता है जी कि ये प्रॉपर्टी है तो ये जो है ना इसमें मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो इसमें मुदाखलत ना करे, ठीक है। अब उसने दावा किया है इंजंक्शन का, जबकि
वो प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी में तो पोजेशन एक का एक एक इंच एक एक मिलीमीटर ऑफ प्रॉपर्टी में हर प्रॉपर्टी शेयरर होती है। तो उसके पास एफिकेशियस रेमडी है कि वो जाके पार्टीशन का दावा करे, या उसके पास एफिकेशियस रेमडी है कि एग्रीकल्चर लैंड है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के जाके उसको तकसीम करवा ले और वहाँ से स्टे ले ले। वो यहाँ पे कोर्ट के पास जो है वो परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ लेके आया, जबकि वो उसके पास एफिकेशियस रेमडी है। तो जब वो एफिकेशियस रेमडी है उसके पास और वो उसने अवेल नहीं की, तो फिर उसको इंजंक्शन भी नहीं दिया जा सकता। प्लेंटिफ हैज़ नॉट कम टू द कोर्ट टू द क्लीन हैंड। जब वो खुद ही गलत है, उसने खुद ही अपना कॉन्टैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो अब उसको कोर्ट इंजंक्शन कैसे दे? ठीक है, ये देखें, वेयर ए हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए हाउस विद परमिशन ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटी, यानी उसने म्यूनसिपल अथॉरिटी से इजाज़त ही नहीं ली घर तमीर करने के लिए, और अब कोर्ट के पास आ गया जी ये मेरा घर ना गिराए। तो भाई क्यों? यू हैव नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड। एप्लीकांट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन दी मैटर। जब वो जो स्टे लेने आया उसका कोई ज़ाती मुफाद ही नहीं है उस मैटर के अंदर, तो भी कोर्ट जो है वो स्टे नहीं देगी। होप सेक्शन 56 बहुत अहम है। हमने इलस्ट्रेशंस के साथ पढ़ा है कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर स्टे नहीं दिया जा सकता। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके साथ जो है वो ये भी कह सकता है कि एक इलस्ट्रेशन दे के आपसे कहे कि जी आप बताएं कि इसमें इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है या नहीं, या वो आपको कहे कि एक ऑर्डर लिखें कि टेम्परेरी इंजंक्शन इस पर ग्रांट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो जो 3 प्रिंसिपल हैं, प्राइमा फेशी केस, बैलेंस ऑफ ओपिनियन और इरेपरेबल लॉस, वो आपने सामने रखते हुए तो उसके ऊपर आपने, और ग्राउंड्स को सामने रखते हुए आपने उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर लिखना है। होप आपको समझ आ गई। अब हमारा आखिरी है सेक्शन 57, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होता है? पहले नेगेटिव एग्रीमेंट को समझे। नेगेटिव एग्रीमेंट ये होता है जहाँ पे कोई पार्टी दूसरे से कुछ ना करने का वादा कर ले, यानी एग्रीमेंट जो किसी दूसरी पार्टी को कुछ टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोके। मसलन ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो एक सर्टन बिजनेस नहीं करेगा एट सर्टन प्लेस, कि वो सर्टन बिजनेस नहीं करेगा सर्टन प्लेस पे, तो इस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? नेगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नेगेटिव एग्रीमेंट की समझ आ गई। मसलन मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, मैं अपना बिजनेस तुम्हें बेच रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पे बेच रहा हूँ कि मैं, कोई मेरे से मेरा बिजनेस खरीद रहा है, कोई भी फर्ज करें गोरमे के नाम से खरीद रहा है, और साथ में वो मुझे पाबंद कर रहा है कि अब मैं इधर इस प्लेस पे जहाँ पे लाहौर है फ़र्ज़ करें, यहाँ पे रह के मैं गोरमे का काम बिजनेस जो है वो दोबारा नहीं करूँगा, तो इसको क्या कहेंगे? एक नेगेटिव एग्रीमेंट कहेंगे। अब आगे चलें। अब ये है सर्कमस्टांसिस वेयर कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। कब कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है एक नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए? ठीक है जी, द कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज टू एग्रीमेंट। पहली कंडीशन ये है कि वो जो एग्रीमेंट हो उसके दो हिस्से हों। एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट हो जिसमें टू डू अ सर्टन एक्ट, और एक नेगेटिव एक्ट हो जिसमें उसको कुछ करने से रोका गया हो। मसलन, अच्छा, और दूसरा उसका क्या है? द कोर्ट इज अनएबल टू कंपेल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट, और जो अफर्मेटिव एग्रीमेंट है उसकी कोर्ट परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा ये है, द एप्लीकेंट हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम, कि जो कोर्ट से स्टे लेने आया है वो उसके पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो अप्लाई करने के लिए तैयार है। लें जी, अभी अब मैं जो एग्जांपल दूंगा ना, तो वो जो नेगेटिव एग्रीमेंट पढ़ा है और उसके बारे में जो हमने एसेंशियल पढ़े हैं, अब मैं जब एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गुडविल इज सोल्ड। गुडविल क्या है? गुडविल आप समझते हैं ना, गुडविल ये है कि एक प्रॉपर एक नाम से बिजनेस चल रहा है गोरमे के नाम से, तो उसका एक नाम है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, तो ये है गुडविल। तो एक गुडविल भेज दी गई है, ठीक है। फर्दर एग्री नॉट टू डू द बिजनेस इन लाहौर,
और साथ में ये भी तय पाया है कि भाई लाहौर में अब वो बिज़नेस नहीं किया जाएगा। जिस बिज़नेस की बाबत गुडविल बेची गई है वो लाहौर में वो बिज़नेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है। कोर्ट कैन नॉट सेंड कस्टमर्स टू लाहौर। अब चूंकि गुडविल बिक गई है लाहौर में, तो कोर्ट ये नहीं कर सकती कि कस्टमर्स को कहे चलो भाई अब लाहौर पहुंचो और अब आपने फलां बंदे के पास पहुंचना है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ये अफर्मेटिव पार्ट है उसका। लेकिन द कोर्ट मे कंपेल ए फ्रॉम कैरिंग ऑन दैट बिजनेस। लेकिन कोर्ट ए को ये कह सकती है कि भाई तुमने तय किया था कि अब लाहौर में तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, तो अब तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो अफर्मेटिव पार्ट उसका परफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव कोर्ट जो है उसके बारे में इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। अब एक और मिसाल है, कहता है गुडविल इज सोल्ड, गुडविल भेज दी, बिजनेस स्टार्ट, कोर्ट कैन नॉट प्रिवेंट सेंडिंग कस्टमर टू दैट शॉप। अब कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं कि किसी भी बंदे को उस शॉप पे जाने से मना नहीं कर सकती, बट मे रिस्ट्रेन दैट बिजनेस, कि वो जो बिज़नेस उसने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, जिसकी वो जिसका वो क्या कहते हैं, जिसका उसने एग्रीमेंट किया हुआ था कि मैं ये बिज़नेस यहाँ शुरू नहीं करूँगा, तो कोर्ट वहाँ पे ग्राहकों को तो जाने से नहीं रोक सकती, इस तरह से तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती, लेकिन कोर्ट उसको वो बिज़नेस करने से जो है वो रोक सकती है। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट टू साइन टू सिंग, कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स टू सिंग बट रिस्टेन सिंगर फ्रॉम सिंगिंग। अब ये समझ लें कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है कि वो गाएगा किसी के लिए, बी के लिए, ए बी के लिए गाएगा, बाद में वो गा नहीं रहा। ठीक है, तो अब इसको तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 21 में, ये उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती, लेकिन कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट यानी कि वो कहीं और पे भी नहीं गाएगा, इसके लिए उसको पाबंद कर सकती है। होप आपको समझ आ गई है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व, कोर्ट कैन नॉट, किसी को सर्विस के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता, कंटिन्यूस ड्यूटी आ गई, लेकिन कोर्ट उसको कहीं और सर्व करने से रोक सकती है। ये था सेक्शन 57, ये हमने मुकम्मल किया। डियर कोलीग मेंबर, अल्लाह आपको कामयाब करे, कांग्रेचुलेशन। हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से देखा है। अब आप इसको एक दो दफ़ा सुने, इंशाल्लाह आपकी हर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।